Now, if a transaction charges up to 5 crore, then type of invoice document mandatory for B2B tax invoice 4 डिजिट। अगर B2B ट्रांजेक्शन्स है तो 4 डिजिट लिखना कंपलसरी है एचएसएन कोड का। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऐसा कोड होता है जिससे आप गुड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, कितना रेट लगेगा, टाइप ऑफ गुड्स क्या है, नेचर ऑफ गुड्स क्या है, इसमें वो फॉलो होता है, वो सारा आप एचएसएन कोड से डिसाइड कर सकते हो। एचएसएन कोड ऐसी ही चीज है जहाँ पे गुड्स को यूनिवर्सली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर बी टू सी ट्रांजेक्शन है और चार्ज ट्रांजेक्शन चार्ज 5 करोड़ से है, अब तक 5 अप टू 5 करोड़ है, तो 4 डिजिट लिखना ऑप्शनल है। बट अगर डिजिट ट्रांजेक्शन का जो चार्ज है 5 करोड़ से ऊपर है, तो मैंडेटरी फॉर ऑल इनवॉइसेस दैट 6 डिजिट दे हैव टू राइट डाउन। Annual aggregate turnover for the previous financial year, that is reporting invoice in financial year 21-22, turnover be referred must be of financial year 2021। मीन्स अगर आपको एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर देखना है तो पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर आपको देखना है। तो यहाँ पे टैक्स देयर एचएसएन कोड मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन एवरी टैक्स इनवॉइस इशूड बाय द टैक्स पेयर अंडर जीएसटी। अब देखो दिस, ये आपको एचएसएन कोड हर एक इनवॉइस में लिखना तो जरूरी है, पर कितना लिखना है वो जरूरी है, कितना डिजिट लिखना है वो आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। ऑल 8 डिजिट्स ऑफ एचएसएन कोड इज मैंडेटरी इन केस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट अंडर जीएसटी। अगर आप एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हो तो उस केस में आपको 8 डिजिट लिखना पड़ेगा। तो अप टू 5 करोड़ है तो 4 डिजिट बी टू बी ट्रांजेक्शन में कंपलसरी है, एंड बी टू सी है तो 4 डिजिट ऑप्शनल है, और मोर देन 5 करोड़ है मीन्स मैंडेटरी फॉर ऑल इनवॉइसेस, दैट इज दे हैव टू राइट डाउन 6 डिजिट। अप टू 5 करोड़ मीन्स अगर 2 रुपीज का भी ट्रांजेक्शन हुआ और बी टू बी हुआ तो 4 डिजिट ऑफ एचएसएन कोड तो लिखना ही पड़ेगा अगर आप जीएसटी में सप्लाई करते हो, क्योंकि एचएसएन कोड से ही आप गुड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। नाउ अब नेक्स्ट कि अगर आप कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू करना चाहते हो तो आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक्स ओन से डिपार्टमेंटल स्टोर इन हापर ग्रोसरी आइटम सेल करता है, और यहाँ पे अलग अलग वैल्यू का इनवॉइस दिया है, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये समझना है कि किसको टैक्स इनवॉइस में कंसोलिडेटेड वैल्यू चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक अकेला सी है जिसको टैक्स इनवॉइस में इंटरेस्ट है, बाकी को टैक्स इनवॉइस में इंटरेस्टेड नहीं है। नो अदर रेसिपिएंट ऑफ गुड्स इज इंटरेस्टेड इन टेकिंग टैक्स इनवॉइस। अब यहाँ पे वन बाय वन स्टडी करते हैं कि देखो पहला जो प्रोडक्ट है बाथ ऑयल, वो वाई को सेल किया है, और वाई का टोटल बिल जो है वो 180 है। इसमें इसको सेपरेट इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है, इसको उसको चाहिए भी नहीं, और उसका वैल्यू जो है वो 200 से कम है, तो आपको वैल्यू देखने का और पर्सन रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है वो देखने का। दूसरा है हेयर क्रीम, यहाँ पे रजिस्टर्ड डीलर है और उसका वैल्यू 10,500 है, तो दोनों केस में वैल्यू भी 200 से ज्यादा है और रजिस्टर्ड है, इसलिए उसको कंपलसरीली टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। थर्ड केस है, उसमें वो अनरजिस्टर्ड डीलर है, यानी एक कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, बट वैल्यू 200 से ज्यादा है, इसलिए आपको इस केस में भी टैक्स इनवॉइस कंपलसरीली इशू करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन जो है वो 250 का वैल्यू है यहाँ पे, और अनरजिस्टर्ड को सेल किया है, तो वैल्यू 200 से ज्यादा है, इसलिए इस केस में भी आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट वन सी। अब सी का वैल्यू है 110 और अनरजिस्टर्ड, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि देखो उसका वैल्यू भी 200 से कम है और वो अनरजिस्टर्ड है, तो चाहो तो आप उसको कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर सकते हो। कंसोलिडेटेड मींस एक साथ, बट यहाँ पे सी ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया है कि मुझे टैक्स इनवॉइस सेपरेट चाहिए, तो अब इस केस में आपको यहाँ पे लिखा है देखो सी वांट्स टैक्स इनवॉइस, इस केस में उसको टैक्स इनवॉइस सेपरेट इशू करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट वन डी है जो अनरजिस्टर्ड डीलर है और वैल्यू सिर्फ 190 है। अब इस केस में आप चाहो तो 200 इशू 200 से कम है, तो डी को हम कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू करेंगे, क्योंकि वैल्यू भी 200 से कम है और उसको इनवॉइस भी नहीं चाहिए और वो अनरजिस्टर्ड है। ई रजिस्टर्ड डीलर है और 95 रुपीज वैल्यू है। यहाँ पे देखो वैल्यू तो 200 से कम है, बट वो रजिस्टर्ड है, इसलिए इस केस में बी टू बी ट्रांजेक्शन हो जाएगा और कंपलसरीली आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो केस है वो 120 रुपीज का है और ये वैल्यू 200 से कम है, बट वो पर्सन जो है वो रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम है, मीन्स रजिस्टर्ड है, तो इस केस में भी आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना ही पड़ेगा। और ये जो जी है अनरजिस्टर्ड डीलर है जिसका वैल्यू 200 से जितना है 200 से कम है नहीं है, तो अनरजिस्टर्ड होते हुए होने के बावजूद भी उसको आपको टैक्स इनवॉइस इशू कर देना पड़ेगा। ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उसको स्टडी कर सकते हो कि देखो
आराम से वीडियो पॉज़ करो और एक बार रीड करके अपने नोटबुक में लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, वो है क्रेडिट नोट का इश्यू करने का लास्ट डेट क्या है, उससे रिलेटेड एक केस स्टडी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे एक चेंज आया है, जो हम ध्यान में देखेंगे कि X Limited is registered person under GST. It supplies 100 laptop to Y Limited on February 8, 2019. Out of this supply 3 laptop are returned. देखो फरवरी में ही रिटर्न कर दिया। अब पहला तो रूल ये है कि क्रेडिट नोट कैन बी इशूड इन द मंथ इन विच दीज लैपटॉप्स आर रिटर्न। जैसे फरवरी में रिटर्न किया है तो फरवरी में ही क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो। बट लास्ट डेट क्या है? तो लास्ट डेट है उसका, देखो ये लास्ट डेट के लिए आपको एक रूल यहाँ पे दिया गया है, वो रूल आपको ध्यान से यहाँ पे पढ़ना है। देखो फिर से बता दूं, लास्ट डेट क्या है जीएसटी का? क्रेडिट नोट फॉर सप्लाई मेड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023 कैन बी इशूड but not later than 30 November 2023, the date of filing of annual return financial year 22-23, whichever is earlier. मीन्स यहाँ पे डेट जो दिखा है ना, वहां पे थोड़ा चेंज है। देखो यहाँ पे सितंबर 30 लास्ट डेट था ना, उसकी जगह पे आपको ये डेट याद रखने की है, नवंबर 30 2023। ये डेट चेंज हो गई है। मान लो कि ईयर 23 है तो, क्योंकि 19 में तो ये रूल था, बट 23 में एज पर द लेटेस्ट अपडेट लास्ट डेट है 30 नवंबर 2023। इसका मतलब ये हुआ कि एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 वो सबमिट करता है अक्टूबर 9 को। अब इसमें रूल क्या है कि जब आपने एनुअल रिटर्न फाइल किया है वो डेट, या लास्ट डेट ऑफ इशूइंग क्रेडिट नोट, उसमें से जो भी जल्दी आएगा वो आपका लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ क्रेडिट नोट बन जाएगा। तो आप ये दो डेट को कंपेयर करो, अक्टूबर 9 एंड 30 नवंबर, तो कौन सा पहला आएगा? नवंबर पहला आएगा या अक्टूबर? तो अक्टूबर। तो इसका मतलब ये हो गया, इस केस में आपका आंसर आया अक्टूबर 9 2019। तो ये एक अपडेट है जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन, एक डेबिट नोट का और क्रेडिट नोट कब कब इश्यू किया जाता है उससे रिलेटेड एक टैक्स इनवॉइस का पूरा ब्रॉड एग्जांपल दिया है यहाँ पे। जैसे इसके एक पूरा एक सिचुएशन दिया है कि एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड एंटर इनटू एग्रीमेंट ऑन जुलाई 18 2019 में एग्रीमेंट में एंटर हुए। फिर एक्स लिमिटेड विल सेल 1000 यूपीएस मैन्युफैक्चर्ड बाय इट एट द रेट ऑफ 6750 पर यूनिट, ऐसा सेलिंग का उनका एग्रीमेंट हुआ है। अब अलग अलग स्टेजेस दिया है कि पहले अप्रूवल जैसे मिला उसने रॉ मटेरियल परचेस किया इस डेट को, फिर उसने प्रोडक्शन स्टार्ट किया इस डेट को, फिर उसने प्रोडक्ट को अप्रूव किया इस डेट को, फिर प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ अगस्त 3 को, फिर पैकिंग करने से पहले इंस्पेक्शन हुआ अगस्त 4 को, फिर गुड्स रेडी टू डिलीवर हुआ इसमें, फिर गुड्स को डिलीवर किया गया अगस्त 6 को 2019 और पेमेंट हुआ अगस्त 28 2019। अब ये सारी डेट में से व्हाट इज द रूल फॉर issuing tax invoice? Tax invoice as per section 30 subsection 1, invoice is required to be issued before or at the time of removal of goods for supply to the recipient, where the supply involves movements of goods, delivery of goods or making available the goods to the recipient. यहाँ पे the obligation of X Limited, the supplier of goods, is to be issued the tax invoice latest by performance of any of the three activities. In this case, goods are delivered on August 6, 2019. देखो यही डेट है कि जहां पे गुड्स को डिलीवर किया गया है और यही आपका टैक्स इनवॉइस का डेट बन जाएगा। So that means what? In this case, goods are delivered on August 6, 2019. Consequently, invoice should be issued on or before August 6, 2019. यानी August 6, 2019 से पहले कभी भी आप इनवॉइस इशू कर सकते हो, उसके बाद नहीं। अगर यही सेम क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जाता, जैसे अगर उसमें एडवांस मिलता अगस्त 1, 2019 को और फाइनल पेमेंट इज रिसीव्ड इन अगस्त 28, 2019, अब एडवांस भी मिलता और बाद में फाइनल पेमेंट मिलता, तो व्हेन टैक्स इनवॉइस शुड बी इशूड, तो भी आंसर वही रहता, बिकॉज यहाँ पे पेमेंट से रिलेटेड कोई उसमें सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 में कोई रूल नहीं दिया। यहाँ पे ऐसा ही है रूल, क्या अगर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व है तो इनवॉइस शुड बी इशूड ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री और वेयर हाउस।
तो यहाँ पे गुड्स तो रिमूव अगस्त 6 2019 को ही हुआ है, तो इस केस में 2019 अगस्त 6 2019 आ जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो व्हेन टैक्स इनवॉइस बी इशूड इन द फॉलोइंग केसेस, जैसे यहाँ पे एक दूसरा केस स्टडी है कि ए लिमिटेड सप्लाई गुड्स, बी लिमिटेड इन इज ए रेसिपिएंट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम गोडाउन ऑफ ए लिमिटेड फॉर सेंडिंग अप्रूवल टू बी लिमिटेड January 6 2020, acceptance indicated by B limited July 28 2020 and payment by B limited July 29 2020. यहाँ पे सेक्शन 31 सबसेक्शन 7 requires that invoice should be issued within 6 months from the date of removal of goods or the date when recipient indicate that he had accepted the goods whichever is earlier. देखो ये goods sell on approval basis पे है, ये गुड्स सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे है। इन दिस केस गुड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम गोडाउन बाय ए लिमिटेड ऑन जनवरी 6 2020। अब इसमें से आपको 6 मंथ ऐड कर देने का, तो जैसे आप ऐड करोगे तो जुलाई 5 2020 आ जाएगा। ये आपका लास्ट डेट है। अब उसने एक्सेप्ट कर दिया अगर उस डेट से पहले, तो वो डेट बन जाएगा, और उसने गुड्स को अप्रूव कब किया है? जुलाई 28 को। इसका मतलब ये हो जाएगा जुलाई 5 तो पहले आ जाता है, तो देयरफॉर इनवॉइस शुड बी इश्यूड ऑन और बिफोर जुलाई 5। इनवॉइस आपको जुलाई 5 2020 से पहले, क्योंकि 6 महीने यहाँ पे पूरे हो जाते हैं, 6 महीने के बाद उसने एक्सेप्ट किया है, तो उसके इसका मतलब ये होता है जुलाई 5 से पहले या उस दिन तक आपको इनवॉइस इश्यू कर देना है। अगर यही सेम क्वेश्चन होता इन प्रॉब्लम 554 P2, assume that acceptance for approval is given by B Limited on January 10 2020, acceptance जनवरी 10 2020 को दिया है, जिस इसका मतलब ये हुआ कि जुलाई से पहले दे दिया है, तो व्हेन टैक्स इनवॉइस शुड बी इशूड, तो ऑन और बिफोर जनवरी 10 2020 से पहले आपको इनवॉइस इशू कर देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे एक नया दूसरा टैक्स इनवॉइस का एक केस स्टडी दिया है कि on October 16 2019 C Limited gives a building construction to contractor to A Limited. A will construct the building by using its own material and labor. The construction will be completed as per the plan and design by C Limited. C Limited ने जो भी प्लान दिया उसके हिसाब से completion होगा। अब agreed consideration this work is 1.5 crore plus GST. This payment schedule is as follows. देखो installment 1 कब मिलेगा? 20% is payable within 5 days from the signing of agreement. 25% is payable on casting of first floor slab and 35% is payable। अलग अलग इवेंट दिया है कि ये इवेंट कंप्लीट होने पे आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अब फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर स्लैब इज कंप्लीटेड ऑन नवंबर 2 2019 and December 8 2019 respectively। flooring stone work are completed on April 8 2020 and construction of the building is completed on June 9 2019। इस केस में आपका टैक्स इनवॉइस कब तक इशू कर देना है? इन दिस केस इट इज ए केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। पैरामीटर फॉर ड्यू डेट्स ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस आर गिवन बाय सेक्शन 31 सबसेक्शन 5। एज पर दिस सेक्शन, इफ ड्यू डेट इज असरटेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, मींस ड्यू डेट असरटेनेबल है, इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। आपको इनवॉइस ड्यू डेट से पहले इशू कर देना है, यानी असरटेनेबल है इसलिए। इंस्टॉलमेंट 1 इज ड्यू फॉर पेमेंट ऑन October 21 2019, that is date of agreement October 16 2019 plus 5 days। therefore invoice for first installment be issued by A Limited on or before October 21 2019। देखो यहाँ पे लिखा ही है इंस्टॉलमेंट 1 कब पे किया जाता है? 20% इज पेएबल विद इन 5 days फ्रॉम द साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट साइन होता है 16 अक्टूबर को। अब उसमें 5 डेज ऐड कर लो आप, तो 21 अक्टूबर आ जाएगा। इसका मतलब पहला जो इनवॉइस है वो अक्टूबर 21 से पहले इशू कर देना है। अब दूसरे सारे इनवॉइस है कास्टिंग ऑफ फर्स्ट फ्लोर, कास्टिंग ऑफ सेकंड फ्लोर, कंप्लीशन ऑफ फ्लोर बिल्डिंग एंड कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग, अलग अलग उसका कंप्लीशन ऑफ माइलस्टोन फॉर पेमेंट, उसका पेमेंट का डेट दिया है नवंबर 2000, नवंबर 2 टू दिसंबर 8, अप्रैल 8 एंड जून 9। तो वही उसका इनवॉइस टू बी इश्यूड ऑन और बिफोर द डेट्स गिवन बिलो। यानी आपको पेमेंट कब मिला है वो नहीं देखने का, कंप्लीशन कब किया है, और आपने कंप्लीशन कब कब हुआ है। जैसे यहाँ पे कास्टिंग ऑफ फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर इज कंप्लीटेड ऑन, पेमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर, कब इवेंट कंप्लीट हुआ है। जब इवेंट कंप्लीट हुआ है उस दिन या उससे पहले आप इनवॉइस इशू कर सकते हो। जैसे कास्टिंग ऑफ फर्स्ट फ्लोर का इवेंट कंप्लीट हुआ है नवंबर 2 को,
इसका मतलब है इनवॉइस भी इश्यू कर सकते हो ऑन और बिफोर नवंबर 2। कास्टिंग ऑफ सेकंड फ्लोर कंप्लीट हुआ है दिसंबर 8 को, इसका मतलब आप दिसंबर 8 या उससे पहले आप इनवॉइस इशू कर सकते हो। फर्स्ट फ्लोर फ्लोरिंग का वर्क कंप्लीट हुआ है 8 को, इसका मतलब इनवॉइस भी आप 8 अप्रैल से पहले इशू कर सकते हो। एंड कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग जून 9 को है, अब इनवॉइस भी जून 9 या उससे पहले कर सकते हो। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्वेस स्टडीज दिया है कि जैसे मान लो कि पेमेंट अलग-अलग डेट पे मिला है। इन प्रॉब्लम 544 P2 assume that the payment is received by A Limited is as follow। अक्टूबर 26, 2019 को पेमेंट मिला है और नवंबर है। देखो यहाँ पे पेमेंट से कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि पेमेंट कुछ भी हो, आपका पेमेंट से कोई रिलेटेड नहीं है यहाँ पे। तो आंसर तो यही रहेगा। इस केस में भी आंसर विल रिमेन सेम। आपका इनवॉइस टू बी इश्यूड ऑन और बिफोर दिस डेट ओनली। यही सम है, खाली अगर पेमेंट अलग-अलग डेट पे मिलता तो इस केस में क्या किया जाता? पेमेंट पहले मिलता है या बाद में मिलता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनवॉइस तो आपको कंप्लीशन ऑफ इवेंट से रिलेटेड है, नॉट रिलेटेड विद द पेमेंट।